नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह और आरोह का पद्यखंड का हम आज चतुर्थ अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जीवन एवं साहित्यिक परिचय पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इनकी कविता घर की याद व्याख्या सहित। मित्रों, भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवादी एवं नई कविता के कवि हैं। हिंदी साहित्य में क्या है, काल विभाजन जो हुआ है, जिसे छायावाद के कवि हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से प्रयोगवादी कविताएं लिखने वाले कवि हैं। तो इन्होंने कविता में कुछ नए प्रयोग किए, इसलिए इनको प्रयोगवादी कवि कहा जाता है। अब इनकी कविता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये बिल्कुल सहज भाषा में बात करते हैं। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सहजता के कवि हैं, इसलिए इनको सहजता के कवि भी कहा जाता है और इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। कविता का गांधी कहने वाले एक कहानीकार हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश इनको कविता का गांधी कहते हैं और इनको बालमोहन जैसी उपाधियों से विभूषित किया जाता है। कविता का गांधी कहा उदय प्रकाश ने, लेकिन इन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा माना है। अब हम पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय, फिर हम पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय। पहले कुछ अच्छी पंक्तियां ऊपर दी गई है कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से पढ़ के सो। मनुष्य को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। आज हमने क्या किया, अगर हम वहीं ठहर गए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो हमने आज किया कल हम उससे कुछ बढ़कर करें। आज हम कुछ भी पढ़ के या लिख के हमें सोना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही मोटिवेशन वाली पंक्तियां हैं। हमें निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। कल कहाँ तक पढ़ा, तो आज हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ना है, चाहे हमें कितना ही वर्क आए। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके तो कुछ ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। चलो ठीक है, हम पढ़ते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म हुआ सन 1913 ईस्वी टिगरिया गाँव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। यानी राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। जिला कौन सा है, होशंगाबाद टिगरिया गांव, मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो रचनाएं हैं, अब आ गए हम साहित्यिक परिचय पर, तो इनकी रचनाएं देखिए आप। इनकी रचनाओं में एक तो है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम, और भी रचनाएं हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये रचना है बुनी हुई रस्सी, ये बुनी हुई रस्सी इनकी बहुत ही फेमस रचना है और इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रहे, बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। इनको जो सम्मान मिले हैं वो कौन कौन से हैं, साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से इनको विभूषित किया गया है। और इनकी मृत्यु हुई सन 1985 में। इस परिचय को आप बिल्कुल मुख्य बातें अपनी कॉपी में नोट करें ताकि हमें याद रख सके। रचनाएं याद करने के लिए उन्हें खड़ा लिखना चाहिए, बिल्कुल एक के बाद एक रचना नीचे हमें लिखनी चाहिए। इनकी अन्य रचनाओं में मित्रों एक तो है कालजयी, जो इनका खंड काव्य है, एक है त्रिकाल संध्या, नीली रेखा तक, व्यक्तिगत, और एक है अंतर्गत। तो दो रचनाएं तो ऐसे याद हो जाएगी, व्यक्तिगत, अंतर्गत। कालजयी इनका खंड काव्य से याद हो जाएगी। अब देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें से प्रमुख हैं। यानी हम इनको कवि होने के साथ साथ देशभक्त कह सकते हैं। गांधीवाद पर ये आस्था रखने वाले थे और मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी की बीच सेतु का काम किया। गांधीवादी जो दर्शन थे या उनके जो सिद्धांत थे, उन ग्रंथों को जो है इन्होंने हिंदी खंडों का संपादन किया और उन दर्शन से भी लोगों को परिचित कराया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता
हिंदी की सहज लय की कविता। आप आसानी से गा सकते हैं, भाषा भी सहज है और लय भी सहज है, इसीलिए इनको सहजता का कवि कहा जाता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखों की लय से भी जुड़ता है, इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के पद्यात्मक गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। यानी ऐसे गद्य वाक्य जो मान लो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ऐसे ही वाक्यों को ये कविता में इस प्रकार रख देते हैं कि वो कविता बन जाते हैं। गद्य की भाषा को कविता में रखने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और देखिए, इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक यानी लोगों के अधिक करीब है, क्योंकि जो लय सहज होगी, भाषा सहज होगी, तो लोग उसको आसानी से समझ सकेंगे और वो जो है अधिक लोकप्रिय हो जाएगी। लोकप्रियता उनको ही मिलती है जिनकी बातों को अधिकाधिक लोग समझ लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। मतलब इस प्रकार की भाषा में बात करते हैं कि हमने घरेलू, जो हमारे घर परिवार की भाषा हो, हमारे घर परिवार की जो बात हो, तो घरेलू बन जाती है। और कोई सा भी विषय हो, जैसे आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का ही एक अंग हो जाती है। कविता में जो भी वो उपादान, जो भी तत्व, उपमेय, उपमान आदि का प्रयोग करते हैं, वो पढ़ते पढ़ते घरेलू लगने लग। घरेलू मतलब जैसे जो दूर की न रह गई हो। जैसे आज मान लीजिए, आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें पहले एलईडी हमारे घर में नहीं थी, दूसरों को घर में हम देखते थे, पर घर पे आए तो आज हमें घरेलू लगने लग गई। कोई बड़ी बात न रह जाना, घरेलू हो जाना मतलब कोई बड़ी बात न रह जाना, ठीक है ना। जो चीज़ें आज हमारे घर में हैं, जिनको आज मोबाइल है, तो अब मोबाइल सबके लिए घरेलू हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। वरना तो मोबाइल की जो सिस्टम है बहुत बड़ी चीज़ थी जब हमने इसको हाथ में नहीं लिया था। तो वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी है, यानी उनके प्रेम की कविताओं में अश्लीलता नहीं झलकती, परिपक्व प्रेम की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी है जिनमें छद्म श्रृंगारिकता के बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना हुई है। मतलब सहज जीवन के सुख दुख, अपने जीवन के जो साथ साथ जो सुख दुख चलते हैं, उनके बीच प्रेम की क्या भूमिका होती है, उसकी व्यंजना उन्होंने की है, अभिव्यक्ति की है। व्यंजना मतलब अभिव्यक्ति। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर हैं। जो नई कविता के कवि हुए हैं, उन्होंने व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन व्यंग्य केवल एक तो इसलिए किया जाता है प्रतिक्रिया के लिए, किसी ने कुछ कहा, वो बात हमें अच्छी नहीं लगी, उसका विरोध करने के लिए हमने व्यंग्य किया। किंतु एक व्यंग्य वो होता है जिससे कुछ सृजन हो सके, जिससे कुछ नया सामने आ सके, कोई नई रचना हो सके। तो इसलिए इनके जो व्यंग्य हैं वो प्रतिक्रियात्मक न होकर सृजनात्मक है, जिससे कुछ न कुछ नया परिवर्तन भी होगा। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता की रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अब हम पढ़ेंगे जब कविता घर की याद, तो इस कविता में घर का मर्म का उद्घाटन है। कवि जेल में कैद है, वो किस लिए जेल गया है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में गया है और घर से अलग होकर उसको पीड़ा जो है सालती है। वो अपनी स्मृति संसार में अपने परिजनों की याद में खोए रहता है और एक एक करके सारे शामिल होते हुए चले जाते हैं। अपने भाई से लेकर अपनी बहन, अपनी माता, अपने पिता, सबकी बातें वो करता है। बहुत ही अच्छी कविता है। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे घर की याद। बहुत ही अच्छी कविता है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो कवि का प्राण मन यानी उसकी आत्मा और उसका मन, उसके परिवार की यादें उसको घेर लेती है और बड़ी ही अच्छी अभिव्यक्ति, उसका दर्द, प्रियजनों से बिछड़ने की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस परिचय को आप पहले याद कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको पढ़कर अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।